वी आर स्टार्टिंग, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहली क्लासेस में हमने HACCP के बारे में पढ़ा था। HACCP क्या होता है, HACCP की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने HACCP का एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर, यानी कि कब आया, कैसे आया, किसने दिया, वो सब हमने पढ़ा था। फिर अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, और वो है HACCP के प्रिंसिपल्स। कोई भी एग्जाम आपका होगा, कोई भी, बीट FSSI का हो, आपका राजस्थान का हो, आपका तमिलनाडु का हो, आपका हरियाणा का हो, आपका कोई भी एग्जाम होगा, इन सब में एक एक क्वेश्चन आपका HACCP पे जरूर मिलेगा। मेरी बात आप नोट कर लीजिए, आपको HACCP से क्वेश्चन अब हर एग्जाम में मिलेगा, तो आप उसको बहुत गौर से सुनना, ताकि आपको HACCP प्रिंसिपल में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो HACCP जो सिस्टम है, वो मैंने बता दिया आपको क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या कैसे ये आया, तो किस लिए यूज होता है, सब मैंने बता रखा है। जिन्होंने भी मेरा पहले लेक्चर नहीं देखा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में पढ़ा है, लेक्चर नंबर 1 HACCP, वो इसको देखें। ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 3 भी आएगा HACCP का, इसके बाद HACCP खत्म हो जाएगा। और इन तीनों लेक्चर के बाद आई होप आपको कोई भी दिक्कत HACCP पे नहीं आएगी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत कम, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, या मैं ये नहीं बता रहा हूँ मुझे बहुत कुछ आता है, बट मैं ये बता रहा हूँ बहुत ही कम लोग हैं जो HACCP को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। खाली HACCP पढ़ना, उसका फुल फॉर्म याद करना, कितने प्रिंसिपल होते हैं, या उसे 7 प्रिंसिपल को रट्टा मारना, वो HACCP की पढ़ाई नहीं होती है, वो बच्चा भी कर लेता है। आप चूंकि ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप आगे चल के ऑफिसर बनोगे, तो आपको हर चीज की डेप्थ नॉलेज, मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी, मतलब जो उसका कंसेप्ट है, जो उसका मूल है, वो आपको सबको पता होना चाहिए, ताकि आपको जब आप एग्जामिनेशन में एग्जाम को फेस करें, तो जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन है, वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ओके ओके, तो ये हिंदी का लेक्चर है। इंग्लिश का लेक्चर मैंने 1 घंटा का भी कंप्लीट किया है, इसके बाद ये मैं हिंदी का लेक्चर ले रहा हूँ। कंटेंट दोनों में सेम है, बट यहाँ मैं आपको हिंदी में समझा पाऊंगा, ताकि जो बच्चे समझना चाहते हैं हिंदी में, उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने डिजाइन ही कोर्स इस तरीके से किया है कि हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को मैं नीट को कैटर कर सकूं, ताकि अगर उसको ऑफिसर बनना है, तो अगर वो 100% दे रहा है, तो मैं अपना 200% आपके लिए दे सकूं। मेरा जो कंटेंट है टोटल, वो पीपीटीज के फॉर्म, सॉरी, क्लास नोट्स के फॉर्म में होगा, लाइव लेक्चर्स के फॉर्म में होगा, और आपका मॉक्स के फॉर्म में होगा, PYQs के फॉर्म में होगा। इन चारों को करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका 90 to 95% सिलेबस और जो एग्जामिनेशन है उसमें आपके मार्क्स आ जाने चाहिए, इफ यू सीरियसली एंड आप ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत को चालू रखते हो। मैं आपको देखो वो नहीं पढ़ाऊंगा, आप सोचोगे सर मुझे ये पढ़ाते हैं वो पढ़ाते नहीं, मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आप चाह रहे हो, आपको पढ़ाऊंगा जो जरूरत है। मुझे आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर बनाना है, मुझे आपको कोई साइंटिस्ट या बड़ा इंजीनियर या कोई साइंस डॉक्टरेट की डिग्री, आई एम नॉट, मैं यहाँ नहीं दे वो देने नहीं आऊँ, मैं वो नॉलेज देने आया हूँ जो आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर बना सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली वही आपका एम है, और इसलिए आप मुझसे पढ़ भी रहे हो। तो शुरू करते हैं HACCP प्रिंसिपल। बहुत ध्यान से सुनना, क्या प्रिंसिपल होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए दिमाग खोल के एंड वेरी अटेंटिवली, बहुत ईमानदारी के साथ इस लेक्चर को आप अटेंड करें। तो HACCP सिस्टम में 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, 7 प्रिंसिपल, इसके 7 मूल मंत्र होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल नंबर 1, कंडक्शन ऑफ हजार्ड एनालिसिस। मतलब हम किसी भी फूड सिस्टम में जब हम HACCP इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो पहला हमारा प्रिंसिपल होता है कि कहाँ कहाँ हजार्ड आ सकता है, कहाँ कहाँ एक हजार्ड आप बोल सकते हैं खतरनाक चीज जो फूड में आई तो फूड खराब हो सकता है। तो वी कंडक्ट अ हजार्ड एनालिसिस, हम हजार्ड को एनालाइज करते हैं और उसको देखते हैं स्टार्टिंग से लेके। फॉर एग्जांपल कोई एक इंडस्ट्री की बात करें जहां पर फूड प्रिक्योरमेंट हो रहा है, आ रहा है, फिर वो रिसीव हो रहा है, फिर वो बन रहा है, फिर वो सर्व हो रहा है, सब प्रोसेसेस में हम हजार्ड को एनालाइज करते हैं और सब में देखते हैं कि कहाँ हजार्ड आ सकता है या कहाँ हजार्ड नहीं आ सकता है, और उसको बोलते हैं हजार्ड एनालिसिस। हजार्ड कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हजार्ड? प्लीज आंसर, प्लीज आंसर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हजार्ड आते हैं? इशिता, झांसी प्याला, आयुषी, प्लीज आंसर, हाउ मेनी हजार्ड आते हैं? मैंने हजार्ड के बारे में एक अच्छे लेक्चर पिछले क्लास में दिया था आपको, 3 हजार्ड, ग्रेट। तो ये 3 हजार्ड आपके फूड में नहीं आ जाए, इसी के लिए हम हजार्ड एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं। एनालिसिस होता है एक साइंटिफिक इवेल्युएशन, एक साइंटिफिक तरीका जिसके थ्रू हम
किसी हजार्ड को खोजते हैं, यहाँ पर हजार्ड आ सकता है, वो आपका प्रिंसिपल नंबर 1 होता है। ये सातों प्रिंसिपल आपको याद करने और समझने। याद आप एग्जाम के लिए करते हो, समझते भी आप एग्जाम के लिए हो, पर याद ही करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज क्वेश्चन में अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो वो समझने से ही सॉल्व होता है, याद करने से वो सॉल्व कभी नहीं होता है। तो खाली याद करना के 7 प्रिंसिपल होते हैं, ये इससे 7 प्रिंसिपल है। रट्टा मारना इज नॉट जो पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक बहुत ध्यान से आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके फैक्ट्स पता होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमने हजार्ड को एनालाइज कर लिया। दूसरा, डिटरमाइन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब हमने हजार्ड को एनालाइज कर लिया कि यहाँ पर हजार्ड आ सकता है, फिर हम उसका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट यानी कि सीसीपी डिटरमाइन करते हैं। सीसीपी क्या चीज होती है? वो पॉइंट जहां पर अगर हमने हजार्ड को कंट्रोल नहीं किया तो वो आगे चल के फूड में आ सकता है, और इसी पॉइंट पे हम हजार्ड को कंट्रोल करते हैं ताकि हजार्ड इसी पॉइंट पे या तो एलिमिनेट हो जाए या मिनिमाइज हो जाए या फिर कंट्रोल हो जाए। इसके बाद अगर हजार्ड जाता है तो फिर वो खाने में बड़ी एक मुसीबत पैदा कर सकता है, जो कि फूड सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी, और फिर वो लीगल प्रोसीजर उन सब में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी चीज, कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी होटल फंस सकता है। इसलिए हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को बहुत अहमियत देते हैं। ये वो पॉइंट है जहां के बाद फूड में हैजार्ड नहीं आना चाहिए, और इस पॉइंट पे हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। फिर हम क्रिटिकल लिमिट एस्टेब्लिश करते हैं। आपने सीसीपी बना दिया कि ये इसका सीसीपी है, बट हर चीज का एक लिमिट होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, कि कोई भी चीज किसी लेवल पे जाके गलत होती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज इसी चीज पे ये हो जाएगा कि नहीं दिस इज आवर थिंग एंड मैंने ये बना दिया तो ये हो गया, नहीं। उसके लिए क्रिटिकल लिमिट सेट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बायोलॉजिकल हैजर्ड है, जो मिल्क में आता है, कॉक्सिला बर्निटी, बायोलॉजिकल हैजर्ड है, तो वो कितनी उसकी वो आपने सीसीपी उसे आपने बना दिया, फिर आपने कि हम उसको कितने तक खत्म कर सकते हैं, उसके लिए एक लिमिट हमने बनाई कि 70 to 71.6 डिग्री सेल्सियस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम क्रिटिकल लिमिट को उसको सीसीपी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल लिमिट। ये वो लिमिट होती है जो सही और गलत को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, 71.6 डिग्री सेल्सियस इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर है किसी के लिए, तो उतना वो पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, वो एक क्रिटिकल लिमिट है। तो गलत और सही को जो पॉइंट बताता है उसको हम क्रिटिकल लिमिट बोलते हैं। फिर हम क्रिटिकल लिमिट सेट करने के बाद एक ऐसा सिस्टम सेट करते हैं ताकि हम पूरे एचएससी सिस्टम को मॉनिटर कर सके। अब हमने हजार्ड भी एनालाइज किया, हमने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट भी डिटरमाइन किया अपने कि बायोलॉजिकल हजार्ड ये आ सकता है, ये आ सकता है, हमने उसके बाद क्रिटिकल लिमिट भी सेट कर ली। बट अगर हम उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, मतलब हम उसको अगर देखभाल नहीं देखेंगे नहीं कि हमारा सिस्टम जो हमने बनाया है वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, वो उसके लिए हमें प्रिंसिपल नंबर 4 चाहिए होता है, जिसका मतलब है कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है ताकि आप सीसीपी को मॉनिटर कंट्रोल कर सको, मॉनिटर कर सको, उस चीज को कंट्रोल कर सको। उसके बाद ये कैसे होता है, ये सब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो अभी आप ध्यान लगाओ पढ़ने पे, डाउट्स आपके आएंगे तो वो आगे सॉल्व होते रहेंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन बेझिझक आप उससे पूछ सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। फिर आपने एक एस्टेब्लिश कर लिया सिस्टम को, मॉनिटर करा, कंट्रोल को कंट्रोल किया, एक मॉनिटर सिस्टम बनाया। अब यहाँ पे बनाने के बाद आपको इसमें क्या होता है, इसमें फिर आपने वो सिस्टम बनाया, फिर आपको लगा कि नहीं, जो हमने मॉनिटर किया था, मान लो क्रिटिकल लिमिट सेट की हमने किसी भी चीज के 71.6 डिग्री सेल्सियस, अब सपोज वो अचीव नहीं हो रहा है, तो एक सिस्टम के थ्रू हमें पता लगा कि अचीव नहीं हो रहा है। कैसे पता लगा? हमने उसमें थर्मोमीटर लगाया, तो थर्मोमीटर लगाने के बाद हमने देखा कि अचीव नहीं हो रहा है कोई भी जो हमने क्रिटिकल लिमिट लगाई थी। तो ऑब्वियसली जब अचीव नहीं हो रहा तो हम उस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे, एक सही करने की कोशिश करेंगे। यही प्रिंसिपल नंबर 5 कहता है, करेक्टिव एक्शन। ओके, या आप यहाँ पे लिख सकते हो करेक्टिव, प्रिंसिपल नंबर 5 करेक्टिव एक्शन। मतलब जो भी आपने काम किया, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो ऑब्वियसली आप एक करेक्टिव एक्शन लोगे ताकि उसको सीसीपी को कंट्रोल कर सको। आपने देखा कि प्रेशराइजेशन टेम्परेचर 71.6 डिग्री होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, थर्मोमीटर के थ्रू चेक किया, मॉनिटर किया आपने प्रिंसिपल नंबर 4 के थ्रू, तो प्रिंसिपल नंबर 5 का आपने क्या काम किया,
अचीव नहीं हो रहा है तो आपने करेक्टिव एक्शन लिया, मतलब उसको पैचुराइज जो भी चीज से मिल्क था, जूस था, उसको आपने दोबारा भेजा और दोबारा क्या नहीं, आप वापस जाइए और दोबारा से ठीक होके आइए, ताकि जो भी हमें हैजार्ड्स मारने थे वो नहीं मरेंगे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेन नहीं हुआ, उसको बोलते हैं करेक्टिव एक्शन। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। प्रिंसिपल नंबर 6, फिर हम प्रोसीजर्स को वेरीफाई करते हैं। अब आपने करेक्टिव एक्शन बना लिया, ठीक है, भेज दिया वापस, अब फिर आप रुक गए, पता लगा फिर अचीव नहीं हुआ, तो उसके लिए प्रोसीजर्स को वेरिफिकेशन बनते हैं कि हमने जो भी काम किया अभी तक वो ठीक हो ही नहीं हुए, जो हमने भेजा वो क्या अब 71 डिग्री, 71 एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, 71.6 डिग्री हुआ या नहीं हुआ, ये अचीव हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए हम प्रोसीजर्स को वेरीफाई करते हैं। वही है प्रिंसिपल नंबर 6, प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन। इसको आप वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स भी कह सकते हो। ओके, वेरिफिकेशन प्रोसीजर हो गया। अब आपने जो भी काम किया, जो भी आपने एक काम किया होगा, एक जब आप अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते थे तो एक फाइल बनाते थे, फाइल, ठीक है, उसमें लिखते थे एम क्या था आपका, आपने क्या उसमें काम किया, क्या आपका प्रिंसिपल थे, क्या आपका रिजल्ट था, उसको उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। आप जो भी काम करोगे ऑब्वियसली उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे कि हमने जो काम किया था उसका ये प्रूफ है, उसका एक डॉक्यूमेंट है। तो लास्ट में बनता है डॉक्यूमेंटेशन, एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन कंसर्निंग ऑल प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स कीपिंग। तो इसको आप बोल सकते हो लास्ट वाले प्रिंसिपल को रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग या फिर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं बोल भी रहा हूँ और मैंने यहाँ लिख भी रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये 7 प्रिंसिपल थे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा और क्लियरिटी आपको आगे एग्जांपल्स के थ्रू मैं देता रहूंगा। अभी कोई दिक्कत है यू कैन टेल मी, अभी कोई भी अगर इशू है यू कैन टेल मी कि कहीं पर भी कोई प्रिंसिपल आपको समझ नहीं आया हो। धीरे धीरे आपको और समझ आएगा जब मैं आगे प्रोसीड करूंगा। टिल नाउ इज एवरीथिंग क्लियर, क्या सब कुछ क्लियर है? यस और नो। इज एवरीथिंग क्लियर? यस और नो। आयुषी, इशिता, एवरीवन? यस सर, ग्रेट ग्रेट। देखो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपको पीडीएफ कंटेंट बहुत मिलेंगे, आपको कंटेंट बहुत मिलेगा, बट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई चीज समझ ही नहीं आ रही है, एचएससीसी पे आपको पता ही नहीं लगा कि एचएससीसी पे होता क्या, तो यूजलेस है पढ़ाई। जब तक आपको ये ना पता हो कि करता क्या है, ये होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका क्रक्स क्या है, इसका एम क्या है, इसका हर एक प्रिंसिपल का मतलब क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल याद करना इज नॉट पढ़ाई। वो तो एक बच्चा भी करता है, 10th क्लास के स्टैंडर्ड को दे दूंगा रट्टा मार के दे देगा प्रिंसिपल नंबर 6 ये होता है 4 होता है। सर प्रिंसिपल 3 को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, मैं एक बार और प्रिंसिपल नंबर 3 को एक्सप्लेन करता हूं आयुषी आपके लिए। एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट। फॉर एग्जांपल आपने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सेट किया, कोई हैजार्ड मान लो एक माइक्रो कॉक्सियला बर्निटी जो मिल्क में आता है, तो अब आपको उसके लिए क्रिटिकल लिमिट सेट करनी है कि आप उसको कैसे हटाओगे। अब आपने आपने आइडेंटिफाई कर लिया हैजार्ड, आपने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बना लिया, पर आपको उसको हटाना भी तो ना, रिमूव भी करना है ना सिस्टम से। खाली खाली डिटरमाइन करना इज नॉट योर एम, योर एम इज टू रिमूव दैट हजार्ड। सो फॉर दैट वी एस्टैब्लिश अ क्रिटिकल लिमिट कि इस लिमिट पे आके वो हजार्ड एलिमिनेट होता है या वो हजार्ड मिनिमाइज होता है, ये वो हजार्ड खत्म होता है। तो क्रिटिकल लिमिट वो लिमिट जहां के बाद जिस पैरामीटर पे, जिस पॉइंट पे हजार्ड उसके बाद नहीं आएगा, दैट इज अ क्रिटिकल लिमिट। ओके, आई होप ये आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आयुषी, नाउ प्रिंसिपल नंबर 3 इज गुड इनफ। क्या ये आपको आगे समझ आया? ग्रेट। आप 2 बार भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा, यू कैन आस्क 3 टाइम, यू कैन आस्क 4 टाइम। ओके, एंड वन मोर थिंग, जस्ट राइट डाउन माय नंबर। एनी पर्सनल इशू, सॉरी फॉर दैट, जो भी आपको कोई कंटेंट में इशू है, कोई मेंटरशिप चाहिए, कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, एनीथिंग, यू आर फ्री टू गिव अ मैसेज, मुझे मैसेज डाल देना, मैं रिक्वायर्ड टाइम पे आपको दे दूंगा, और जब भी मैं फ्री हूंगा आई कैन गिव यू द टाइम स्लॉट कि आप मुझे इस टाइम बात कर सकते हैं। कोई भी आपको मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, कोई भी आपको कोई भी क्लास में कभी बात समझ ना आई हो, एनीथिंग, आई एम ऑलवेज देयर।
मैंने बहुत मेहनत के साथ इस कोर्स को डिजाइन किया है, इसीलिए डिजाइन किया है कि इस कोर्स को देखने के बाद, इस अफोर्डेबल प्राइस में देखने के बाद आपको ये लगे कि मैंने 1799 जो दिए थे वो बहुत ही, उसका हर एक एक रुपया जो था वो काम आया। 1799 बातें सीख ली मैंने, हर एक रुपये की एक बात सीखी। इस तरीके का मेरा एम है बनाने का कोर्स, और आई थिंक मैं उस पर काफी मेहनत कर रहा हूँ, मॉक्स पे और आपके कंटेंट पे, ताकि आप लेक्चर देखो। ये पूरा जो कोर्स डिजाइन है ये फुलफिल कंप्लीट कब होता है, जब आप लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स देखते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर। लाइव लेक्चर का फायदा क्या होता है कि आप क्लास पूरी देखते हो, फिर उसके बाद रिकॉर्डेड का क्या फायदा होता है कि आपने समझा था उसको आप दोबारा रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो। तीसरा मॉक्स, जब मैं मॉक्स लेकर आऊंगा तो मॉक्स का क्या फायदा होता है, जो भी ऐसे पॉइंट जो क्लास में कवर नहीं हुए थे या कोई ऐसी थिंग जो क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकती है वो आपके लिए आएगी। फोर्थ, क्विजेस, जो ऑब्वियसली आपको और हेल्प करेंगे। और फिफ्थ हो गए पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये 4-5 चीजें समअप करती हैं आपकी फूड टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी और फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड एनालिस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन। ओके ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड, आगे चले? प्लीज रेस्पॉन्ड यस और नो, थोड़ा इंटरेक्टिव बनिए, यस और नो लिखते रहिए, ताकि वही इसी चीज के लाइव क्लास होते हैं। लाइव क्लास का मेन एम यही होता है कि हम आपस में बात करते रहें, बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव क्लास में कोई फर्क नहीं होता। मेरा ही सेम लेक्चर रिकॉर्डेड में बन जाएगा, जाके आप देखोगे आराम से, बट उसमें आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते मुझसे। उसमें आप कोई मन में क्वेश्चन आ रहा है, आप नहीं आप बता सकते हो, या आपको चीज समझ नहीं आ रहा नहीं बता सकते हो। तो लाइव क्लास का यही फायदा होता है कि आप चीजें बता सकते हो। फिर 7 प्रिंसिपल्स थे जो आपको थोड़े थोड़े क्लियर अब हुए होंगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। आपको ये याद करने हैं। कंडक्ट, आपको हजार्ड एनालिसिस कंडक्ट करना है, फिर आपको क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। कैसे मैंने आपको अभी जो लेक्चर मैंने आपके लिए चल रहा है इसमें आपको बता दिया है कि इन सबके अलग अलग कैसे आप करोगे, ठीक है। और आगे भी मैं बताऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो और क्लैरिटी आपको मिलेगी। फिर आप एस्टेब्लिश करते हो क्रिटिकल लिमिट। आपने हजार्ड एनालाइज किया कि ठीक है, फिजिकल बायोलॉजिकल कोई हजार्ड आ सकता है, कहाँ आ सकता है, रिसीविंग से लेकर कहीं भी आ सकता है। फिर आपने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश किया, आइडेंटिफाई किए कि ये इसके क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल कुकिंग क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हो सकता है कि इसके बाद अगर हजार्ड चाहता है तो ऑब्वियसली वो फूड सेफ्टी को हैम्पर कर सकता है, फूड सेफ्टी को वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। उसके बाद आपने एक क्रिटिकल लिमिट एस्टेब्लिश की कि ठीक है, ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, ये हजार्ड है, इसको हम किस लिमिट पे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसको क्रिटिकल लिमिट बोलते हैं। फिर आपने जो ये काम कर रहे थे, फिर आपने इसका मॉनिटरिंग करा, इसका आपने मॉनिटर किया, इसका आपने देखा कि सब काम सही चल रहा है। फिर आपने देखा कि कुछ कहीं दिक्कत आ रही तो आपने करेक्टिव एक्शन लिए। फिर आपने जो करेक्टिव एक्शन लिए थे उनके लिए वेरिफिकेशन प्रोसीजर बनाया, करेक्टिव एक्शन जो लिए थे क्या वो ठीक लिए थे, तो उसके लिए वेरिफिकेशन प्रोसीजर आएगा। फिर फाइनली आपने रिकॉर्ड कीपिंग और फिर आपने रिकॉर्ड कीपिंग एस्टेब्लिश करी और डॉक्यूमेंटेशन किया। ओके, दिस इज डॉक्यूमेंटेशन। द लास्ट प्रिंसिपल इज डॉक्यूमेंटेशन। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, कंसेप्चुअली भी और पॉइंट वाइज भी आपको सातों आने चाहिए। याद आप अभी कर लो, कैसे याद करना है। एचएससी फुल फॉर्म क्या होती है, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो हजार्ड एनालिसिस पहले 2 वर्ड, इसका पहला प्रिंसिपल है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सीसीपी आइडेंटिफाई करना दूसरा प्रिंसिपल है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका एलिमिनेट कैसे करोगे वो तीसरा प्रिंसिपल है, जिसको हम क्रिटिकल लिमिट बोलते हैं। फिर आपने एक प्रोसीजर्स को मॉनिटर करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया, उसको मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसीजर्स कहते हैं। फिर आपने करेक्टिव एक्शंस लिए, फिर आपने वेरिफिकेशन किया उस प्रोसीजर्स का, और फिर फाइनली रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्वियसली 7 प्रिंसिपल सबसे आसान होता है कि सबसे लास्ट में ही आप रिकॉर्ड बनाते हो। रिकॉर्ड आप पहले नहीं बना के बैठ जाओगे, जब आपने काम किया ही नहीं तो आप रिकॉर्ड कैसे बनाओगे। तो पहला आसान, बहुत आसान है, जो आपको कभी नहीं भूलोगा। दूसरा बहुत आसान है, तो लास्ट वाला बहुत आसान है। ये थोड़ा आपको याद कई बार करना पड़ेगा, कंसेप्चुअली करोगे तो कभी भूलोगे। ओके, ग्रेट, नो डाउट। सो बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सर ये 12 स्टेप बहुत लिखे होते हैं, कहीं कोई 5 बोलता है, कोई 7 बोलता है, कोई 12 बोलता है। ये कुछ नहीं है, ये लॉजिक सीक्वेंस होता है फॉर एप्लीकेशन ऑफ एचएससीबी, जो आपका बनाया है एफएओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ये लॉजिक सीक्वेंस बनाया है जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं। दीज आर 12 स्टेप्स, ठीक है। इसमें जो लास्ट के 7 स्टेप्स हैं फ्रॉम 6 to 12, इनको ही हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं, और शुरू के 5 को हम स्टेप्स बोल सकते हैं। ये टोटल हो गए 12 आपके। तो आप इस चीज को कभी मत भूलना कि टोटल 12 स्टेप्स हैं, जिस इंक्लूडिंग मिला के उन 7 प्रिंसिपल्स को।
तो प्रिंसिपल्स खाली 7 है, बट टोटल 12 स्टेप्स है। अगर कभी स्टेप्स पे क्वेश्चन आता है तो 12 है, प्रिंसिपल्स पे आता है, जो कि अक्सर प्रिंसिपल पे ही आता है, स्टेप्स पे कभी नहीं आता, तो वो 7 प्रिंसिपल्स है। तो दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स, और ये टोटल 12 स्टेप्स है। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है और स्टेप्स क्या है। ये सब 12 आपके स्टेप्स हैं, जिसके लास्ट के 7 आपके प्रिंसिपल्स है। ये आप याद कर सकते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लास्ट के 7 यानी 7 प्रिंसिपल मैंने आपको बताए थे, वो आपको याद करने हैं। बट सिंस इसमें लिखे हैं और एफएओ ने दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जामिनर कई बार दिमाग घूमा तो पूछ सकता है फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है। तो असेंबल HACCP सिस्टम, ये स्टेप है, प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल सातों मैंने आपको समझा दिए, और इसी में 12 स्टेप में तो लास्ट के 6 to 12 है, वो आपके प्रिंसिपल ही है। ओके, तो पहले आप असेंबल करते हो HACCP टीम को। आपने फॉर एग्जाम्पल आपको HACCP इंप्लीमेंट करना है, कहां पर? आपके अपने वर्क प्लेस पे। आप HACCP टीम के लीडर हो, तो पहले आप टीम को असेंबल करोगे, फिर आप प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करो, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो आप, फिर प्रोडक्ट को कहाँ जाना है, वो किसके लिए आइडेंटिफाई है, क्या वो एंड यूजर के लिए, क्या वो बिजनेस के लिए, किसके लिए। फिर आप एक फ्लो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे, ताकि आप जो प्रोसेस अपनाओगे वो काम करना चाहिए। फिर आप ऑन साइट कंफर्मेशन लोगे, जो फ्लो डायग्राम बनाया क्या वो ठीक है साइट के हिसाब से। और फिर बाकी आते सातों प्रिंसिपल, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये लॉजिक सीक्वेंस है HACCP एप्लीकेशन के लिए, जो कि FAO ने दिया था। इसमें 12 स्टेप्स हैं, 7 प्रिंसिपल को मिला के। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और मैं अब ये मान सकता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, इसलिए आप डाउट रेज नहीं कर रहे हो। ऑब्वियसली मैंने जिस हिसाब से आपको समझाया है और आगे भी समझाऊंगा, जब ये तीन लेक्चर्स आप क्लियर करें, 3 लेक्चर्स जब आपके पास आएंगे, 3 लेक्चर्स HACCP के, आई टेक अ गारंटी कि आपको बेसिक्स और आपको मेजर इश्यूज HACCP में अब नहीं है। ठीक है, ऐसे तो HACCP एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे PhD तक हुई है, तो हम उससे भी नहीं जाएंगे, बट जितना हमें पता होना चाहिए उससे ज्यादा ही हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट्स के लिए मोर देन इनफ फॉर एनी एग्जामिनेशन एंड फॉर एनी इंटरव्यू, दिस स्टैंड्स मोर देन इनफ। ये बहुत है, और इतना ही अगर 3 लेक्चर मेरा आप कर लेते हो, तो HACCP में चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे वो फैक्ट्स हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं है। होपफुली थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। ठीक है, तो ये था लॉजिक सीक्वेंस HACCP का। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा था, HACCP के 7 प्रिंसिपल्स मैंने आपको वर्बली समझाए थे, या मैंने थोड़ा आपको लिख भी दिया है, ताकि आपको कभी दोबारा लेक्चर देखने में कोई दिक्कत ना आए। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये HACCP कंसेप्ट का एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको चीजें समझ आए। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने किसका लिया, अब देखिए। पहले हम क्या काम करते हैं, पहले हम हजार्ड को एनालाइज करते हैं। पहला स्टेप जो है, तो ये है, तो सॉरी पहला प्रिंसिपल ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, जहां तक मैंने एरो बनाया है। तो इसमें क्या होता है, वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द लाइकली फूड सेफ्टी हैजार्ड्स इन फूड प्रोसेसिंग, बिगिनिंग फ्रॉम टाइम food is harvested or animals are reared in case of animal foods, to transportation, storage, processing, packaging, warehousing, display till consumption. Thereafter, we need to see how these hazards relate to operational steps, that is, at which point of the production chain these hazards may enter affect the food. Then appropriate control measures are devised to prevent these hazards from entering affecting the food. Let me explain. मैं explain करता हूँ कि पहला प्रिंसिपल क्या था, मैंने आपको पहले भी समझाया था, हजार्ड को एनालाइज करना। एनालाइज मतलब साइंटिफिकली हजार्ड को देखना कि हजार्ड आपके फूड में नहीं आना चाहिए। हजार्ड कहाँ देखते हो आप, ट्रांसपोर्टेशन से लेके स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग, पूरा, जब तक वो खाना आपके कंज्यूमर तक नहीं जाता है, जब तक हम हजार्ड के एनालाइज करते हैं कि कहां पर हजार्ड आ सकता है, क्योंकि हमें फिर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। ओके, और वो हजार्ड कैसे रिलेट कर सकते हैं प्रोडक्शन चेन में, कैसे आ सकते हैं, और फिर वो कैसे अफेक्ट करेंगे फूड को, इस तरीके से हम उसको एनालाइज करते हैं और फिर अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि बाल आ गया खाने में, तो आपने निकाल के फेंक दिया, या प्रोडक्शन लाइन में आपने उठाया और फेंक दिया, वो हो गया आपका प्रोसेस प्रिंसिपल नंबर 1। बट कई बार आपको हजार्ड नजर नहीं आएगा, बायोलॉजिकल हजार्ड है, माइक्रो बैक्टीरिया घूम रहे हैं, बैक्टीरिया घूम रहा है, तो ऑब्वियसली वो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए ही आता है अदर 6 प्रिंसिपल। सेकंड नंबर प्रिंसिपल है critical control point are identified in the processing line such that extra care is taken
टू इंश्योर द एब्सेंस ऑफ हैजार्ड एट दैट स्टेप। मैंने बहुत बार समझा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सीसीपी, क्योंकि सीसीपी एचएसीसीपी की जान है। जैसे आप सबकी को जान होगा, इस तरीके की ही सीसीपी एचएसीसीपी का एक जान है, मीन बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। सो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड प्रोसेसिंग लाइन में, वो पॉइंट जहां के बाद आप हजार्ड को या तो मिनिमाइज करते हो, या कंट्रोल करते हो, या एलिमिनेट करते हो। इस पॉइंट के बाद अगर आपका हजार्ड जाता है आगे, तो वो फूड सेफ्टी को हैम्पर कर सकता है, वो कंज्यूमर को इल कर सकता है, या आपकी बिजनेस को गलत रेपुटेशन दे सकता है। एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में एक आइसक्रीम में फिंगर कटी हुई बिल्ली है। सुन के अजीब लगता है, दैट इज द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग जो हो सकती है। तो इसी के लिए एचएसीसी बनाया गया था, और अगर वो फॉलो नहीं होता तो ऐसे एग्जाम्पल देखने को आपको मिल सकते हैं। कहीं खाने में चूहा आ जाएगा, कहीं बिल्ली आ जाएगी, कहीं खाने में पता लगा शेर आ गया, तो कुछ भी आ सकता है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए उन माइक्रो बैक्टीरियाज को, उन एनिमल्स को, या उन जो भी है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें एचएसीसी भी बनाना पड़ता है। और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां के बाद हैजार्ड फूड में आया तो वो एलिमिनेट नहीं होगा, यानी कि वो पॉइंट जहां के बाद वो क्रिटिकल पॉइंट जहां पर हैजार्ड को हम एलिमिनेट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड प्रिंसिपल। ओके, सेकंड प्रिंसिपल। ओके, ये फर्स्ट प्रिंसिपल था जहां हम हजार्ड को एनालाइज कर रहे थे। कहां का एनालाइज कर रहे थे मैंने सब बताया। फिर उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल था जहां पर हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को एस्टैब्लिश कर रहे थे। तो यहाँ ये वो पॉइंट है जहां के बाद हम फूड में हजार्ड को नहीं रोक सकते। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग आप कर रहे हो, कुकिंग ऑफ मीट, तो मीट का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। वो जो प्रोसेस है वो है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, क्योंकि उसके बाद अगर अगर बैक्टीरिया रहता है तो फिर वो एलिमिनेट नहीं हो सकता। तो दैट इज सीसीपी, और वो है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, सेकंड प्रिंसिपल। आई होप आपको चीजें बहुत क्लियरली समझ आ रही होंगी। जो भी डाउट है यू कैन यू कैन आस्क योर डाउट्स, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कोर्स लाइक दिस कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और आपको आ भी नहीं रही होगी, बिकॉज एचएसीसी बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक था। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, एवरीथिंग, सो दैट आपको दिक्कत नहीं आए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आपको चीजें समझ आ रही हैं? यस और नो? क्लियर, ग्रेट 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 ग्रेट। Clear, great. Just give me a minute. Just a minute. Yeah. So let's move forward. There was some message. I was मैं फोन को अपने साइलेंट कर रहा था. Yeah. So critical. We have done the second principle. आपको प्रिंसिपल समझ आ रहे होंगे. मैंने फिर कहता हूँ, खाली प्रिंसिपल को रट्टा मारना या एचएससी फुल फॉर्म याद करना या चीज पढ़ना इज नॉट स्टडिंग. स्टडिंग इज कि आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके भेजे में चीजें घुसनी चाहिए, ताकि वो कभी आप ना भूलो, और वो हर एक चीज कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको समझ आनी चाहिए, होपफुली. हाँ, तो दिस इज प्रिंसिपल नंबर 3. अब हमने हजार्ड को एनालाइज किया, फिर हमने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को एस्टेब्लिश किया. फिर अब हर हजार्ड का एक क्रिटिकल लिमिट होता है जिसको हम सेट करते हैं. इसी में बोला गया है कि इन केस ऑफ ईच हजार्ड और इंपॉर्टेंट स्टेप प्रोसेस क्रिटिकल लिमिट्स नीड्स टू बी सेट. यही है थर्ड प्रिंसिपल, क्रिटिकल लिमिट को सेट करना. ओके, कैसे करते हैं मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा. ठीक है, ये है आपका थर्ड प्रिंसिपल. अब एक एग्जांपल हम लेते हैं. क्या ग्लास आइसक्रीम में प्रेजेंट होना चाहिए? उसकी क्रिटिकल लिमिट कितनी होनी चाहिए? यहां मैंने आंसर लिख दिया कि वो 0 होनी चाहिए. बट आपको ये चीज कॉमन सेंस से पता लग रही है कि आइसक्रीम में ग्लास का कोई मतलब नहीं होता है.
इफ दिस ग्लास कम्स इन आइसक्रीम, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है. दिस मे अट्रैक्ट इवन द एस्टेब्लिशमेंट में गेट क्लोज. एस्टेब्लिशमेंट क्लोज भी हो सकती है अगर कोई ऐसा केस कभी निकल के आता है तो, बिकॉज ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है. तो इसलिए वो लिमिट जहां हम उसको कह सकते हैं कि इस लिमिट के बाद चीजें सेफ है. क्या हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल लिमिट ग्लास की 1 हो सकती है? क्या एक गिलास आ सकता है आइसक्रीम में? नहीं, बिकॉज एक भी गिलास आइसक्रीम में या कुछ भी हेयर भी नहीं आना चाहिए, उसकी क्रिटिकल लिमिट 0 है. बट कई बार क्रिटिकल लिमिट आपकी क्वांटिटेटिव भी होती है, जैसे pasteurization temperature of milk must not be below 71.6 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इस टेम्परेचर पे, इस क्रिटिकल लिमिट पे, pasteurization टेम्परेचर पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और कॉक्सियला बर्निटी सर्वाइव कर जाते हैं. अगर मान लो टेम्परेचर 65, 66, 67 रह गया और क्रिटिकल लिमिट 71.6 जो कि एग्जांपल ले रखा है, ये अचीव नहीं हुई, तो इट में ये ऐसा हो सकता है कि कॉक्सियला बर्निटी या फिर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपके मिल्क में पहुंचे और आपके मिल्क को स्पॉइल कर दे, या आपके कंज्यूमर को इल कर दे, या फिर कंज्यूमर को डेथ तक कर सकता है. तो दैट इज व्हाई क्रिटिकल लिमिट को हम सेट करते हैं, ताकि हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट या हजार्ड को जो हमने काम किया था उसको हम एलिमिनेट कर सकें. तो दिस इज थर्ड प्रिंसिपल टू एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट. क्रिटिकल लिमिट को एस्टैब्लिश करने को हम थर्ड प्रिंसिपल बोलते हैं. अब ये होगा आपका प्रिंसिपल नंबर 4. आपने क्रिटिकल लिमिट को सेट कर दिया. अब सेट तो कर दिया, पर आप उसको चेक भी तो करोगे ना, बिकॉज आपको क्या पता कि आपने जो चीज की थी वो काम कर रही है नहीं कर रही है. उसी को कहते हैं मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स. हम प्रोसीजर्स को जो हमने काम किया था उसको हम मॉनिटर करते हैं. मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स क्यों? क्योंकि जब आपने क्रिटिकल लिमिट सेट किया था तो क्रिटिकल लिमिट में आपको ये पता लगा कि 71.6 डिग्री होना चाहिए. कैसे होना चाहिए? वो आपने प्रोसीजर, जब आपने प्रोसीजर आप कर रहे थे तो उसको आपने मॉनिटर किया. मॉनिटर फॉर एग्जांपल आपने थर्मोमीटर लगाया अपने मिल्क में और देखा क्या 71 डिग्री सेल्सियस मिल्क का टेम्परेचर रीच हुआ है या नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो अलग बात है, हुआ है तो अलग बात है. हुआ है तो ऑब्वियसली हमारी चीजें फुलफिल हुई है, हम आगे जाएंगे. इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग. हमने प्रोसीजर को मॉनिटर किया, देखा. पुलिस मॉनिटर करती है कि कोई चोरी तो नहीं हो रही है. ऐसी प्रिंसिपल नंबर 4 यह मॉनिटर करता है कि हजार्ड चोरी चुपके से अंदर तो नहीं घुस जा रहा है, चोरी तो नहीं कर रहा है, और एक जो हमने क्रिटिकल लिमिट सेट की थी क्या उसको अटेन हुआ है नहीं हुआ है. तो उसको हम कैसे चेक करते हैं? थर्मास्टेट से. अब ठीक है, हमने मॉनिटर प्रोसीजर कर लिया और पता लगा कि अगर चीज ठीक थी तो आगे निकल जाएगी. ठीक है, अब एवरीथिंग इज गुड, हम प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे. बट अगर सपोज आपने देखा थर्मोमीटर में टेम्परेचर, ये प्रिंसिपल नंबर 4 है, तो आप लिख लो दिस इज प्रिंसिपल नंबर 4. ये एग्जांपल है प्रिंसिपल नंबर 4 का. मैं हर एग्जांपल को आपको हर प्रिंसिपल का एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, हर प्रिंसिपल के बारे में समझा रहा हूँ, ताकि प्रिंसिपल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में इस तरीके से घुस जाए कि आपको HACCP का प्लान भी अगर आपको कोई दे दे तो आप उसको सिस्टम में इंप्लीमेंट कर दो, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. तो फिर आपने देखा कि कंसेप्चुअल आपने देखा कि प्रोसीजर्स को मॉनिटर करते हुए फोर्थ प्रिंसिपल को आपने देखा कि टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री अचीव नहीं हो रहा है. तो फिर आपने क्या काम करा? अगर नहीं हो रहा है तो कोई आप करेक्टिव एक्शन लोगे ना. करेक्टिव एक्शन ये क्या बनता है? हमारा प्रिंसिपल नंबर 5. तो आपको चीजें याद भी होती चली जाएंगी कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स क्या क्या है. प्रिंसिपल्स 5, दिस इज प्रिंसिपल नंबर 5. कि अगर नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? आपने करेक्टिव एक्शन लिया कि उस मिल को आपने दोबारा सिस्टम में भेजा कि आप दोबारा जाओ, चक्कर मार के आओ, क्योंकि आप काम ठीक नहीं कर रहे थे. तो milk does not reach the pasteurization temperature, then corrective action system and also detailed system is installed for the same. In case of milk, thermostat, अगर thermostat को इसको आप थर्मोमीटर बोल सकते हो, कोई इशू नहीं. डिटेक्ट लेसर टेम्परेचर, अगर लेसर टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, हमने माना 71.6 आया 67, तो हम उस हीटेड मिल्क को दोबारा टैंक में भेजेंगे. जाइए, आप दोबारा जाइए और अपने कीटाणु को मार के आइए. ये एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल नंबर 5. अब आपने प्रिंसिपल नंबर 5 जब किया तो आपने करेक्टिव एक्शन लिया था. अब जो आपने करेक्टिव एक्शन लिया था, क्या उसका जो आपने प्रोसीजर किया था क्या वो ठीक हुआ है? क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया यही आप रुक जाते हो तो क्या पता दोबारा आपने उसको भेजा, वो बदमाशी करते हुए दोबारा 60 टेम्परेचर दिखाए. तो इसलिए हम प्रिंसिपल नंबर 6 इंप्लाई करते हैं, जो कि होता है प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन. हम वेरिफिकेशन करते हैं प्रोसीजर्स का कि जो हमने प्रोसीजर इंप्लीमेंट किए हैं आर दे वर्किंग फाइन और नॉट, ताकि हमारे हैजर्ड्स फूड में ना आए. लास्ट फूड जो हम बना रहे हैं उसमें हैजर्ड्स फ्री हो,
ताकि फूड सेफ हो, फूड सेफ्टी को वो फुलफिल करता हो। लास्ट हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग। जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब भी आप एग्जाम स्कूल में होंगे, आप फाइल बनाते थे, कॉलेज में फाइल बनाते थे, तो एक्सपेरिमेंट करते थे, उसका एक्सपेरिमेंट करके छोड़ देते थे। नहीं, प्रोफेसर कहते थे कि लाओ, या टीचर्स कहते थे कि अपनी फाइल लेकर आओ। फाइल का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन, जो आपने काम किया है आप दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, आप कहीं इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हो, या छापा मारने जा रहे हो, रेड करने जा रहे हो, आपको देखना है कि इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है नहीं, तो कैसे दिखाएंगे आपको? जब उन्होंने डॉक्यूमेंट बना रखे मुझे भी तो दिखाएंगे, उन्होंने बनाई देखो, आपको नहीं दिखाने के, आप उन्हें धप्पा बोल दोगे कि नहीं, आप पे 2 लाख की पेनल्टी लगे, या आप पे 10 लाख की पेनल्टी लगे, या आप कोर्ट में जाए। इस तरीके से आप उन्हें पेनलाइज कर सकते हो। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्टली यही है प्रिंसिपल नंबर 7। ये तो था आपका प्रिंसिपल 6, और ये है आपका प्रिंसिपल नंबर 7, जो कि डॉक्यूमेंटेशन बनाने को बोलते हैं, रिकॉर्ड को अपने पास रखने के लिए बोलते हैं। आपने जो भी काम किया था उसका एक रिकॉर्ड है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल नंबर 7। I hope I have made this thing very very clear। बहुत क्लियरली मैंने आपको चीजें समझाई हैं। मुझे आप बताओ कि आपको चीजें समझ आई हैं। प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन, ताकि आई शुड नो। देवजी चौधरी, झांसी प्याला, आयुषी, ईशिता, एवरीवन प्लीज। यस सर, ग्रेट। हाउ इज द लेक्चर गोइंग? हाउ इज द लेक्चर? इज थिंग बिकमिंग क्लियर? Super clear, sir. Great, great. That is the basic aim. That is the basic crux of the classes. Okay, your concept should be very much crystal clear. Concept clear होने चाहिए, आपके कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपके फैक्ट प्रिंसिपल्स अच्छे होने चाहिए। इसी के लिए हम करते हैं, इसी के लिए हम पढ़ाई करते हैं। खाली याद करना और उसको अंडरलाइन करके एग्जाम में जाना इज नॉट व्हाट अ फूड सेफ्टी ऑफिसर शुड डू। जब आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाओगे तो ऑब्वियसली बुकिश नॉलेज से ज्यादा आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, कंसेप्ट आपके काम आते हैं। आपने क्या समझ है आपकी, उसी को डेवलप करने की खासा जरूरत होती है इन एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यहाँ पर चीजें बहुत अच्छी समझाई नहीं जाती है। खाली पढ़ाई पे ध्यान जाता है कि आपको नोट्स दे देंगे कि नोट्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, बट समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज की जगह नहीं समझाई जा सकती, बट कुछ चीजें हैं जहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So everyone is saying very good and very good. So yeah, we are moving forward. That's very good. Okay. Yeah, एक और कंसेप्ट आता है HACCP में, जिसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ OPRP, PRP, CCP। ठीक है, CCP तो मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ, CCP क्या होता है। हम आज इस पर बात करेंगे, बट OPRP और PRP पे भी हम बात करेंगे कि PRP, OPRP क्या होता है। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, ये पहली क्लास में भी लिखा है कि HACCP खुद एक प्रोग्राम अकेला नहीं खड़ा है, इसके पीछे खड़े हैं कुछ लोग जिसको हम बोलते हैं GAP, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, या GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ओके, सो इनसे मिलकर बनता है। इसी को वर्क कराने के लिए GAP, GMP लगाए गए थे ताकि HACCP अच्छे से वर्क कर सके। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत कम बच्चों को पता होता है कि HACCP किसके अंडर में आता है, क्या इसके सोल्जर्स हैं, क्या ये किसके लिए काम करता है, या इसके लिए कौन काम करता है। ठीक है, तो FSMS होता है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। एक ISO है, ISO 22000। ओके, ISO जानते हो आप? ISO इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो स्टैंडर्ड्स बनाता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे जो फूड से रिलेटेड है, तो हम सारा ISO, कोडेक्स, FAO, WHO सब पे बात करेंगे। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे, वो आगे जब क्लासेस हम लेंगे तब उसमें डील करेंगे। अभी हम फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि HACCP पे लिंक्ड है, उसके लिए हम क्लास ले रहे हैं। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स एडॉप्शन ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, good hygiene practices, hazard analysis and critical control point, and such other practices as may be specified by regulation for food business। तो FSMS एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर में HACCP आता है, जिसके अंडर में GMP आता है, जिसके अंडर में GHP आता है। ठीक है, और HACCP के अंडर में ही आते हैं ये दो प्रोग्राम, ये तीनों चीजें, जिसको हम बोलते हैं OPRP, PRP और CCP। ये काम करता है ताकि HACCP जो हमने काम किया, जो हमने मेहनत की है, वो ठीक से काम करता रहे। इसी के लिए OPRP और PRP काम करते हैं। ठीक है, तो OPRP होता है ऑपरेशंस प्री रिक्विजिट प्रोग्राम।
ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने किचन में आप गए और आप इक्विपमेंट धो रहे हो, तो उसकी सैनिटाइजेशन एक ओपीआरपी प्रोसेस है, एक ऑपरेशंस प्री रिक्विजिट प्रोग्राम है। ये क्वेश्चन आया था आपके सीएफएसओ 2019 में, एक इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, पर बच्चों को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है कि ओपीआरपी क्या होते हैं। वो प्रोग्राम, वो ऑपरेशन जो आपके एचईसीसी में काम आ सकते हैं, ये डायरेक्टली एचईसीसी से रिलेटेड नहीं होते, बट चूंकि एचईसीसी एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, तो इसके अंडर में कुछ प्रोग्राम आते हैं ताकि वो अच्छे से रन कर सके, उसी को हम बोलते हैं ओपीआरपी। कुछ एग्जाम्पल जो ओपीआरपी के वो है सैनिटाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, हैंड सैनिटाइजर्स का यूज करना, वॉक इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल आप किसी फ्रोजन चेम्बर में गए, फ्रोजन चेम्बर में आप गए, या मीट स्टोरेज टेम्परेचर एक ऐप एग्जाम्पल है, फ्रोजन चेम्बर है जहां पर मीट रखा है, वहां पर आपने गए, आपने देखा कि टेम्परेचर -16 डिग्री है, तो ऑब्वियसली गड़बड़ है, क्योंकि जो फ्रोजन टेम्परेचर है वो -18 और कोल्डर होना चाहिए, तो वो आपका एक ओपीआरपी हो गया। ठीक है, ऑपरेशन प्री रिक्विजिट प्रोग्राम, storage temperatures and cleaning of the dish washing. For example, if you go to any hotel industry, अब वहां पर जो डिश वॉशिंग होती है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, वहां पर टेम्परेचर 82 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, इसी को ओपीआरपी बोला जाता है। ठीक है, तो ओपीआरपी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर एक कंसेप्ट आता है पीआरपी, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। ये एचईसीसीपी को अप्लाई करने में बड़ा मददगार साबित होता है, इसी की मदद से एचईसीसीपी काम करता है, क्योंकि आप घर बना लो, उसमें अगर आप पेंट ना करो तो घर अच्छा नहीं लगता, ये पेंट करता है एचईसीसीपी को, एचईसीसीपी अच्छे से फंक्शन कर सके, ये इसके लिए काम करता है। ये एचईसीसीपी का सर्किट है, सर्किट मूवी आती है ना मुन्ना भाई, तो एचईसीसीपी का सर्किट है, ये काम करता रहता है, और मुन्ना भाई दादागिरी करते रहते हैं। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट प्रोग्राम के कुछ एग्जांपल्स, सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टाफ की ट्रेनिंग। स्टाफ की ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है एफएसएसआई का। कैन एनीवन टेल मी कौन सा प्रोग्राम है जो ट्रेनिंग कराता है फूड हैंडलर्स की, ताकि फूड सेफ्टी और हाइजीन की नॉलेज सबको मिल सके? एनीवन? व्हाट इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम नोन एज? FOSTAC. Great. Full form of FOSTAC. What is the full form of FOSTAC? Anyone? It is food safety training and certification. It is a flagship program in which now every food business handler, or sorry, food business manufacturer or operator needs to give their employees a mandatory FOSTAC training, and for every 20 employees there needs to be total of one FOSTAC trainer, FOSTAC training person who have done is, जिसने FOSTAC की ट्रेनिंग ले रखी है। ठीक है, हर 20 आदमी पे एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो उसके पास FOSTAC की ट्रेनिंग हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ वहां पर 400 फूड हैंडलर्स है। इट मीन वहां पर कितने FOSTAC ट्रेनिंग होनी चाहिए, कितनों के पास होनी चाहिए FOSTAC की ट्रेनिंग? एनीवन? अगर 400 एम्प्लॉइज हैं, फूड हैंडलर्स हैं, तो हाउ मेनी फूड FOSTAC की ट्रेनिंग कितने कितने लोगों के पास होनी चाहिए, ताकि एफएसआई का प्रिंसिपल फॉलो हो सके, जो उन्होंने रूल बनाया वो फॉलो हो सके? एनीवन? 400 फूड हैंडलर्स पे कितने FOSTAC ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों को FOSTAC ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए? प्लीज थोड़ा आंसर करते रहे, गलत सलत सही जो भी, ताकि ये पता रहता है कि यू आर कॉम्प्रिहेंडिंग, बात समझ आ रही है। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आई अगेन रिपीट, कि कितने पर्सन FOSTAC के ट्रेनिंग लिए भी होने चाहिए? अगर आपके पास 400 फूड हैंडलर्स हैं, बिकॉज हर किसी के पास FOSTAC की ट्रेनिंग नहीं होती है, बट पर्टिकुलर एक नंबर है, कितने ट्रेनर्स आपके पास FOSTAC के होने चाहिए, जिनके पास FOSTAC का सर्टिफिकेट हो, तब आपका एफएसआई का रूल फॉलो होता है। Please respond. Yes, no, anything. Something, say something. Ishita, Ayushi, any, Devjit, please say something. Is the question clear?
don't know. I told for every 20 food handlers, one FASTag trainee needs to be there, जिसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग हैं, तो वहां पर एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसके पास फूड सेफ्टी का ट्रेनिंग है. तो 400 एम्प्लॉइज में कितने होने चाहिए? द आंसर इज 20. 20 into 20 is 400. तो 20 आपके पास FASTag के ग्रेट, इट इज द ग्रेट 20% आपके FASTag ट्रेनिंग अकम्प्लिश होने चाहिए, जिसके बाद FASTag के ट्रेनिंग को तब आपका ऑर्गेनाइजेशन FSI के रूल पे खरा उतरता है. ओके, ग्रेट. तो ये पीआरपी रिक्विजिट प्रोग्राम्स है मेंटेनेंस करना. अब ये पीआरपी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली एचएससीसी पे आपने प्रिंसिपल इंप्लीमेंट किया, बहुत मेहनत की उस पर, बड़ी टीम बनाई आपने, और पता लगा कि कहीं से आपका लीक हो रहा है, आपका किचन में कहीं लीक हो रहा है, कहीं जहां मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चॉकलेट बननी है, वहां पर कहीं से लीक हो रहा है ऊपर से, तो ऑब्वियसली आपका एचएससीसी पे काम नहीं करेगा सही से. तो इसलिए पहले प्रोग्राम बनाए जाते हैं ताकि आपके एचएससीसी भी सही से काम कर सके, इसलिए पीआरपी प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जिसको मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस इंक्लूड होता है, वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड होता है, पेस्ट कंट्रोल इंक्लूड होता है, अप्रूव सप्लायर्स इंक्लूड होता है, स्टाफ की ट्रेनिंग इंक्लूड होती है, ऑपरेशनल कंट्रोल होता है, बिल्डिंग और इक्विपमेंट का डिजाइन होता है, क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन होता है, प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए स्टोरेज की, सर्विस की, और पर्सनल हाइजीन और हैंड वॉशिंग होनी चाहिए. इसी के बाद जो एचएससीसीपी है वो अच्छे से इंप्लीमेंट होता है. तो पीआरपी के जो एग्जांपल्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि पीआरपी हम कहते किसे, उन प्रोसेसेस को जो एचएससीसीपी इंप्लीमेंट होने से पहले लगेंगे, ताकि एचएससीसीपी सही से इंप्लीमेंट हो सके. आई होप दिस इज वेरी एप्टली क्लियर. ओके, फिर आपका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये मैं काफी जगह बता चुका हूं, बट एक बार और, कि वो पॉइंट जहां के बाद हम फूड के हैजार्ड को एलिमिनेट नहीं कर सकते, या आप ऐसे बोल सकते हो कि वही पॉइंट जहां पर फूड हैजार्ड को हम एलिमिनेट, कंट्रोल और मिनिमाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल सीसीपी क्या है? किचन में आप जाओगे तो कुकिंग और रीहीटिंग एक सीसीपी है. अगर आपने कुकिंग कर रहे हो, आपका टेम्परेचर 75 डिग्री होना चाहिए वेज के लिए, सपोज टेम्परेचर है 70 डिग्री, एंड सपोज सैल्मोनेला या एनी बैक्टीरिया जो हो सकता है उसमें अंदर, अब वो नहीं मरा, तो ऑब्वियसली वो आगे चल के कंज्यूमर पे फूड जाएगा और कंज्यूमर बीमार हो सकता है, या अदर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. इसके बिजनेस पे फर्क पड़ता है, जिससे आपके ब्रांड वैल्यू पे फर्क पड़ता है. इसीलिए एचएससीसीपी का इम्प्लीमेंटेशन आजकल हर इंडस्ट्री में हो रहा है, एवरीवेयर, बिकॉज एचएससीसीपी एक बहुत ही बढ़िया किस्म का आदमी, कुछ भी बोल लो इसे. ठीक है, फिर आता है फ्राइंग भी एक सीसीपी है, बेकिंग एक सीसीपी है, और क्लोरिनेशन, वाटर में क्लोरिनेशन करना, ये सीसीपी है. ये कुछ क्रिटिकल लिमिट्स है जो आपके होने चाहिए. ठीक है, ये एक सीसीपी है जो आपका सीसीपी बन गया है, ये उसका लिमिट है. ठीक है, तो आपको क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट भी अब आप समझ आ गए होगा कि ओपीआरपी ऑपरेशन यूज हो रहा है, वो ओपीआरपी है. जो पीआरपी मतलब जो प्रीरेक्विजिट प्रोग्राम है एचएससीसीपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए. और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट तो मैंने आपको 10 बार बता चुका हूं, एक बार मैंने बता दिया उसके एग्जांपल के साथ, ताकि आपको क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट भी बेहतर तरीके से समझ आया होगा. होपफुली चीजें बहुत अच्छी क्लियर हो रही होंगी. मैंने बहुत मेहनत के साथ इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया है ताकि आपको 1 रुपए की भी दिक्कत ना आए. माय एम इज टू प्रोवाइड एवरीथिंग इन 1799, ताकि आपको 1799 चीजें मिल सके 1799 रुपए में, ताकि एक कंसेप्ट, एक आपको कुछ भी कह सकते हो, एक चीज 1 रुपए की पड़े. इतना इकोनॉमिकल और इतना सस्ता और इतना बेहतर तरीके से मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया. नॉलेज वाइज आपको कोई भी इशू नहीं होगा. कुछ ऐसा इशू हो कि चीज दिख नहीं रही है, समझ नहीं आ रही है, आई मीन ब्लर्ड है या वॉइस में दिक्कत है, तो डिफरेंट स्टोरी है. कंटेंट वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज, कंसेप्चुअल वाइज, लेक्चर वाइज, आई एम देयर फॉर यू. और फिर एनी डाउट, आई हैव गिवन यू माय नंबर, पिंग मी ऑन दैट नंबर. अगर आपको कभी मुझसे बात करनी है, आई विल गिव यू द रिक्वायर्ड टाइम स्लॉट, यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो. आप मुझसे बात भी कर सकते हो फॉर 1-to-1 पर्सनल स्ट्रेटेजी और एनी सेशन विद यू. ओके, आई होप इस आर थिंग क्लियर. क्या चीजें क्लियर हुई हैं, आपको चीजें समझ आई हैं? एक और लेक्चर होगा एचएससीसीपी का, और एचएससीसीपी आपका कंप्लीट. उसके बाद मॉक्स होंगे एचएससीसीपी के, पीवाईक्यूज में जो पूछे गए क्वेश्चन वो होंगे. उन सब के बाद आपका एचएससीसीपी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा. मेरा एक ही एम है, जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठो, मेरे लेक्चर 90%
आपके मार्क्स लाने चाहिए। किसी भी एग्जाम में 100% नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपकी समझ नहीं आएगा, वो हर पेपर में आएगा, उससे घबराना नहीं है। आपको टारगेट करना है 85% पे। 80 to 85% अगर आपके मार्क्स आते हैं, यू आर गुड टू बिकम फूड सेफ्टी ऑफिसर, और इवन आपकी टॉप रैंक आ सकती है। तो ऑलवेज फोकस ऑन 90%। 10% पे कभी फोकस मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। क्या आपको लगेगा नहीं मुझे वही क्वेश्चन करना है जो एफएसएसआई ने एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा था, सर ने वो नहीं कराया, मुझे वो कहाँ से मिलेगा, आप ढूंढते रह जाओगे। ऐसा क्वेश्चन पता नहीं फिर दोबारा कहाँ से आ जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, सिलेक्शन से आप वंचित रह जाओगे। बिकॉज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है एक सिलेक्शन में। सिलेक्शन होता है 3 तरह में, पेपर बढ़ जाता है। तो पेपर एग्जामिनर बनाता है 3 तरह के बांटता है। पहला इजी। इजी जो जिसको इजी भी नहीं आता वो गधा है, वो पागल है, मतलब आई मीन उसने पढ़ाई की ही नहीं है, पर एक नॉर्मल स्टूडेंट इजी को आसानी से क्लियर कर। एचएससीबी का प्रिंसिपल पूछता है कितने होते हैं 7, ये इजी क्वेश्चन आता है। फिर एक क्वेश्चन आता है मॉडरेट, जहां से शुरू होता है सिलेक्शन प्रोसेस। मॉडरेट भी सिलेक्टेड पर्सन गलत नहीं करता है। मॉडरेट क्वेश्चन कैसा पूछ ले आपसे कि प्रिंसिपल नंबर 5 इनमें से कौन सा है एचएससीबी का, और आपको 4 प्रिंसिपल दे देगा, बता दे पूछेगा इनमें से प्रिंसिपल नंबर 5 कौन सा है। ठीक है, ये हो गया मॉडरेट क्वेश्चन। एक आता है टफ क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, जो कि आपसे पूछ ले कि फॉर एग्जांपल इनमें से कौन सा सीसीपी नहीं है, आपको एग्जांपल दे देगा, तो आपको पता नहीं होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, तो आप उसको गलत कर दोगे। तो इस तरीके से पेपर बेटा होता है। और एक आता है वेरी टफ, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कहीं विकिपीडिया के कहीं लास्ट वाले कोने से लाइन से डाल देगा क्वेश्चन को। वो होता है आपको घबराहट देने के लिए, या आपको पैनिक सिचुएशन लाने के लिए। वो आपकी मेंटेलिटी टेस्ट करता है, वो आपको ऑफिसर बनाने के लिए देखता है क्या वो कैंडिडेट ऑफिसर लायक मेंटेलिटी रखता है नहीं रखता है। तो उन क्वेश्चंस के पीछे कभी नहीं भागना है, उनसे कभी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन आपका इजी मॉडरेट से ही होता है, रैंक आपकी टफ क्वेश्चन से बनती है। आई होप वेरी टफ क्वेश्चन का कभी किसी से कुछ नहीं हुआ है, और आपसे भी नहीं होगा। तो अगर 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, यू आर द टॉप रैंकर। ओके, तो अब एक एफएओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक डेफिनेशन दी है एचएससीसीपी की। वो है, मैंने पूरा एचएससीपी एक्सप्लेन कर दिया एग्जांपल के साथ, हर एक चीज एक्सप्लेन की है, वही ये डेफिनेशन कहती है। ये कोई इंटरव्यू में पूछ ले या कहीं आपको पता होनी चाहिए, तो आप उसको याद कर सकते हो कि एचएससीसीपी सिस्टम, एक सिस्टम होता है, सीधे आप जानती हो, साइंस बेस्ड है और सिस्टमैटिक है। ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स के साथ बना हुआ है, एक एक प्रिंसिपल है तो सिस्टम से बना हुआ है, जो स्पेसिफिक हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करता है, मेजर्स को कंट्रोल करता है और फूड सेफ्टी को इंश्योर करता है। HACCP is a tool to assess hazards and establish control system that focus on prevention rather than relying mainly on end product testing। ये प्रिवेंशन पे काम करता है। एक बहुत बड़ा एक मशहूर कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो इस पे बिल्कुल एप्ट बैठती है। तो प्रिवेंशन पे काम करता है HACCP। So any HACCP system is capable of accommodating change such as advances in equipment design, processing procedure और technological development। मतलब अगर कोई कभी चेंज भी होता है, कोई ऐसी डिवाइस आती है, तो उसको भी HACCP सिस्टम अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है। तो ये रही HACCP की डेफिनेशन। पहले मैंने सारा आपको HACCP के बारे में बताया, कंप्लीट मैंने आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में HACCP कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद HACCP में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर डाउट्स। ठीक है, आपको लेक्चर कैसा लगा, प्लीज गिव योर कमेंट्स सो दैट आई कैन सी कि मैंने ठीक से समझाया है या नहीं समझा पाया हूं। प्लीज एवरीवन डू रिस्पॉन्ड। एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कैसा लेक्चर लगा आपको, चीजें समझ आई, यू कैन। Yeah, so how did you find the lecture? Everything is clear. Ayushi, thank you so much. Great, very informative session. Thank you so much. My all sessions will be, I will try to be as informative and as conceptual I can give to you. I will try to do everything possible ताकि जो जिसको तैयारी ढंग से करनी है, मैंने प्राइस भी ऐसा अफोर्डेबल रखा है, मैंने कंटेंट भी ऐसा प्रोवाइड कर रहा हूँ
कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आई वॉन्ट मेजोरिटी ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. ग्रेट. So we should wind up. Okay, class gets over from here. आपको कोई भी डाउट अगर पूछना हो उसके बाद भी, so I have given you my number, आप उससे पूछ सकते हो. नेक्स्ट क्लास भी HACCP पे ही होगी और हम HACCP को फाइनलाइज कर देंगे ताकि हम अगले टॉपिक पे बढ़ सके. इसका वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको 2-4 घंटे में मिल जाएगा. पीडीएफ भी इसको आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए. ओके, तो ऑल माय फ्यूचर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, आई फिनिश ऑफ हियर. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. जय हिंद.